हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की क्लास में सरल रेखा में गति के पाठ में दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने स्थिति के बारे में पढ़ा था, विस्थापन पढ़ा था, दूरी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उससे एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे चाल और वेग के बारे में। देखिए, जैसे वहाँ पर दूरी और विस्थापन में हम लोगों ने पढ़ा था कि दूरी अदिश राशि होती है, चाल और विस्थापन सदिश राशि होती है। फिर तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि चाल का मतलब कोई गतिमान वस्तु कितना तेज़ी से जा रही है। तो जब आप दूरी बटे समय के रूप में कहते हो तो आप चाल कहते हो। जब दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगी। उसी तरह जब विस्थापन बटे समय के रूप में हम लोग कहते हैं तो फिर हम लोग वेग की बात कर रहे होते हैं। और चूंकि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जब सदिश राशि है तो वेग यानी वेलोसिटी सदिश राशि होगी। अच्छा, इनको हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। सीधे हम वेग या चाल की परिभाषा न दे करके दो तरीके से देखते हैं। एक तो किसी गति के दौरान हमारी औसत चाल क्या है या औसत वेग क्या है। जब हम औसत निकाल रहे होते हैं तो हम अपेक्षाकृत एक बड़ा अंतराल ले सकते हैं। दूसरा एक होता है तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक वेग। तात्कालिक का मतलब इंस्टेंटेनियस, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी खास क्षण पर। मान लो वस्तु की चाल बदल रही है, अभी कुछ और है, थोड़ी देर पहले कुछ और थी, थोड़ी देर बाद कुछ और होगी। आप किस समय के चाल की बात कह रहे हो, उस समय का एक बहुत छोटा सा अंतराल लो। हम लोगों ने इसके पहले अवकल गुणांक में पढ़ा है कि dy बाई डी एक्स में डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स में जब आप डेल्टा एक्स बहुत छोटा ले लेते हो, एकदम अत्यंत रूप से सूक्ष्म, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स हमारा dy अपान डी एक्स हो जाता है। यानी जब हम बहुत छोटा सा अंतराल लेंगे दूरी बटे समय का तो फिर हम तात्कालिक चाल की बात कर रहे होंगे। जब अपेक्षाकृत हम एक बड़ा अंतराल ले रहे होंगे तो उसमें बड़े अंतराल में डेल्टा एक्स चली गई दूरी कितना समय लगा डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी को तब वहाँ हम लोग औसत या माध्य चाल कहेंगे। तो हम लोग अभी फ़िलहाल देखते हैं तो चाल यानी स्पीड को हम लोग मुख्यतः दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो है आपकी औसत चाल या माध्य चाल। और जब आप औसत चाल कहते हो तो इसका मतलब एवरेज स्पीड, या माध्य को भी मीन या एवरेज कह सकते हैं, MEAN मीन। इसमें क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगे समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। और यदि कोई वस्तु डेल्टा टी समयांतराल में डेल्टा एस दूरी तय करे तो उसकी औसत चाल वी एवरेज या वी के ऊपर एक तीर बार लगा के ऐसे प्रदर्शित कर लेते हैं, वी बार बराबर डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। ठीक, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अभी चाहे तो इसके साथ एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं। चलो अच्छा, तात्कालिक चाल भी लिख लेते हैं, तब उसके बाद फिर आते हैं कि ये अदिश राशि है, इसका मात्रक या विमीय सूत्र क्या होगा, उस पर आते हैं। जैसे हम लोगों ने औसत चाल निकाला था उसी तरह से तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल के बारे में बात कर सकते हैं। जब किसी हम क्षण विशेष पर किसी खास टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे हम कह रहे हैं कि अच्छा इस टाइम पे बताइए चाल कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटा सा समयांतराल लेते हैं। और जिस तरह से हमने औसत चाल निकाली थी, औसत चाल में था कि हम बड़ा समयांतराल डेल्टा ले सकते थे, और जब डेल्टा टी का मान बहुत छोटा हो, अत्यंत सूक्ष्म अंतराल लें, तो उस अत्यंत सूक्ष्म अंतराल में डेल्टा एस बटे डेल्टा टी का मान तात्कालिक चाल उस समय की चाल के बराबर होगा। तो किसी क्षण यानी मोमेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम विशेष पर वस्तु की चाल को उस क्षण पर तात्कालिक चाल यानी स्मॉल वी कहते हैं। ध्यान दीजिए, माध्य चाल में हमने यहाँ ऊपर एक बार लगा लिया था, लाइन खींच ली थी, उसका मतलब था कि वो चाल का औसत है। यहाँ कुछ नहीं, केवल वी लिख लिए। कहते हैं यदि अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में वस्तु डेल्टा एस दूरी तय करे तो तात्कालिक चाल स्मॉल वी बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ये तो उसी तरह है जैसे आप माध्य वाला निकाले थे, बस शर्त एक बढ़ गई है कि अब डेल्टा टी का मान अत्यंत सूक्ष्म है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और इस तरह के रूप में जब लिखा होता है तो हम लोगों ने इसी यूनिट के शुरुआत में पढ़ा था अवकल गुणांक, तब इसको हम कह सकते हैं डी एस अपान डी टी। ये यानी यस में टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को बताता है। तो आप तात्कालिक चाल को कह सकते हो कि तात्कालिक चाल किसी वस्तु में दूरी मतलब समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, या दूरी परिवर्तन की समय दर को हम लोग उसकी तात्कालिक चाल कहते हैं। तो आप परिवर्तन की दर के रूप में भी यहाँ से परिभाषित कर सकते हो। और दूसरा नोट में तो एक बात है, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो,
तो चाहे आप जिस उसकी औसत चाल वही आएगी जो उसकी एक समान चाल है, और किसी समय पर चाहे जब आप देखो उसकी वही चाल होगी जो उसकी औसत चाल है। यानी अगर एक नियत चाल से कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी तात्कालिक चाल और उसकी औसत चाल दोनों बराबर होंगी। और दूसरी एक बात हम लोगों ने लिखी है कि चाल अदिश राशि होती है। क्यों? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी भी अदिश राशि, समय भी अदिश राशि, तो दोनों को भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा वो अदिश राशि होगी। तो चाल अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। और मात्रक की अगर बात करूं तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, चाल का मात्रक मीटर बटा सेकंड यानी मीटर पर सेकंड, और विमीय सूत्र कहें तो LT-1 या m0 L1 T-1 होता है। जिस तरह से हम लोगों ने चाल को परिभाषित किया है बिल्कुल इसी तरह से हम वेग को भी परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि जब एक रेखा के अनुदिश हम अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो उस वेग को या उस चाल को आप रेखीय चाल या रेखीय वेग कह सकते हो, लीनियर वेलोसिटी। तो अगली बार बल्कि हम रेखीय शब्द जोड़ लेते हैं वेग में, उसको भी उसी तरह दो हिस्सों में लिखेंगे, एक औसत वेग क्या होता है और एक तात्कालिक वेग क्या है। तो आते हैं इसके बाद रेखीय वेग पर। अब जैसे हम लोगों ने चाल को परिभाषित किया था वैसे ही वेग को परिभाषित करते हैं। अभी हम एक विमा में बात कर रहे हैं, मोशन एक सरल रेखा में गति की बात कर रहे हैं, तो इस वेग को रेखीय वेग कह सकते हैं। जैसे चाल में हमने कहा था दो होते हैं, एक जब हम एक बड़े अंतराल में औसत लेते हैं तो औसत चाल, और एक किसी का खास क्षण पर चाल। तो उसी तरह वेग के भी दो प्रकार हो सकते हैं रेखीय वेग के, लीनियर वेलोसिटी, एक होगा औसत या माध्य वेग और दूसरा होगा तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। औसत वेग या माध्य वेग का मतलब है, अच्छा इसको वेग के नाते v है, अच्छा जब चाल को प्रदर्शित कर रहे थे तो v के ऊपर तीर नहीं लगाते हैं, जब हम वेग की बात करते हैं तो v के प्रतीक के ऊपर तीर लगा देते हैं। तो तीर लगा देने से ये रहेगा कि ये सदिश राशि है यानी हम वेग को व्यक्त कर रहे हैं। तो v फिर ऊपर तीर लगा के बार या v एवरेज एरो, और औसत को एवरेज या माध्य को मीन कह सकते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। परिभाषित कैसे? किसी वस्तु के कुल विस्थापन डेल्टा x वेक्टर व इसे तय करने में लगे समयांतराल डेल्टा t के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत चाल में भी हमने यही कहा था, सब कुछ यही था, बस खाली यहाँ विस्थापन लिखा है वो वहाँ पर दूरी होती थी। जब दूरी बटे समय कहते हो तो चाल, विस्थापन बटे समय कहते हो तो वेग। और ध्यान रखना कि विस्थापन सदिश राशि है, तो विस्थापन बटे समय जो राशि मिलेगी वो आपकी सदिश राशि होगी। तो औसत वेग हमारा क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल, किसी समयांतराल में कुल कितना वस्तु विस्थापित हुई है, और डेल्टा x बटे डेल्टा t, x के ऊपर एरो लगा लेंगे। अब इसी में देखते हैं, मान लो प्रारंभ में t1 समय पर विस्थापन x1 था किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष, और t2 समय पर विस्थापन x2 हो, तो हमारा डेल्टा x क्या हो जाएगा? x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, और डेल्टा t का मतलब t2 माइनस t1, तब हम इस रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से हम तात्कालिक चाल वेग या तात्क्षणिक वेग को परिभाषित कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक का मतलब किसी क्षण पर, तात्कालिक उस काल पर, जिस समय की बात हम कर रहे हैं उस विशेष समय पर। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी खास क्षण पर जो उस वस्तु का वेग रहा होगा, तो उसे किसी निश्चित क्षण या समय पर वेग के मान को उस क्षण पर तात्कालिक वेग कहते हैं। और इसमें क्या करना है, हमको बहुत छोटा सा समय अंतराल लेना है। यदि अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t में विस्थापन डेल्टा x हो तो तात्कालिक वेग को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t। और जब बहुत छोटा या समय अंतराल होता है तो इसको हम अवकल गुणांक के रूप में लिख सकते हैं, dx अपॉन dt या d अपॉन dt ऑफ x वेक्टर। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि इस वाली राशि में इसके सापेक्ष किस तरह से परिवर्तन हो रहा था, यानी विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को बताता है। इसी तरह से तात्कालिक चाल को आप कह सकते हो कि वह दूरी के समय परिवर्तन की दर को बताती है, क्योंकि वहाँ हमने ds अपॉन dt कहा था, यानी यस में t के सापेक्ष किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। हम लोग अब एक दो सवाल लगाने की कोशिश करते हैं इस पर। और हाँ, नोट में जैसे पहली बात तो ये कि वेग सदिश राशि है, इसका भी मात्रक वही और होता है और विमीय सूत्र वही होता है जो चाल का था, मात्रक मीटर बटे सेकंड मीटर प्रति सेकंड, और विमीय सूत्र LT-1 या m0 L1 T-1। और अगर कोई वस्तु एक निश्चित सरल रेखा में एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग से अगर गति कर रही है तो जो उसका औसत वेग आएगा वो उसके तात्कालिक वेग के बराबर होगा।
तो ध्यान रखेंगे चाल और वेग में बस खाली वही दिशा वाला अंतर है। चाल में हम दूरी की बात करते हैं और वेग में विस्थापन की बात। तो देखते हैं, सवाल लगाते हैं इस पर। प्रश्न है एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। उसकी औसत चाल निकालनी है और औसत वेग का मान क्या होगा। पहली नज़र में देखने में हम लोगों को लग सकता है कि अच्छा 40 की स्पीड से गए, 60 की स्पीड से लौट आए, औसत 40 + 60/2 यानी 100/2 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत होगा। हम लोग सीधे से सिंपल जो फार्मूला शुरुआत में लिखे थे कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। कुल कितना हम दूर चले हैं, कुल कितना समय लगा है। पर यहाँ दिक्कत है, दूरी तो हमको पता नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो कुछ मान लेते हैं। समय भी नहीं पता है हमको, खाली स्पीड पता है। चलिए देखते हैं कुछ चीज़ों को मान करके कैसे इसको हल करेंगे। मान लेते हैं ये शहर ए है, ये शहर बी है, ये शहर ए है, ये बी है। यहाँ इनके बीच की दूरी मान लो x किलोमीटर है। अच्छा एक बात और कि हम ज़्यादातर राशियों को कहते हैं कि आप SI मात्रकों में बदल लिया करिए। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वैसे ज़रूरी तो नहीं है, पर आप मन में ध्यान रखना कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक, अब किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देना, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना है तो 18/5 से गुणा कर देना। मन में ये ध्यान रखना कि किलोमीटर प्रति घंटा छोटा मात्रक है तो उसके साथ आंकिक मान बड़ा होगा। अब ये छोटा मात्रक है, ये बड़ा मात्रक है। बड़े मात्रक में बदल रहे हो तो आंकिक मान छोटा करना पड़ेगा, यानी 1 से छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। खैर अभी यहाँ हम नहीं भी बदलेंगे तो काम चलेगा, तब हम दूरी किलोमीटर में मान लेंगे। ठीक, अभी क्या हम मान लेते हैं कि ए से बी तक की दूरी x किलोमीटर है, और प्रश्न में क्या है कि आप पहले यहाँ से जब इधर की ओर जा रहे हो तो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए। यहाँ जब बी पे पहुँचे तो यहाँ से जब वापस लौट रहे हो तो आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट रहे हो। घंटा का प्रतीक एच होता है, HOUR, और की स्पेलिंग में 60 में केवल एच लिखते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं पहले, माना ए व बी जो दो शहर थे इनके मध्य की दूरी x है, के मध्य दूरी x किलोमीटर है। ठीक, तो जाने में कितना समय लगेगा। अब हम आते हैं पहले वाले भाग पे। तो औसत चाल के लिए हमको क्या चाहिए, जब हमें औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल का मतलब कुल कितना हम दूर चले हैं और कुल समय कितना लगा है, ये हमें मिल जाए तो हम औसत चाल निकाल सकते हैं। कुल दूरी कितनी है, केवल x मत समझना, ए से बी तक गए हैं फिर वापस बी से ए तक लौटे हैं, तो कुल दूरी हमारी हो जाएगी x + x किलोमीटर। x जाने का और x लौटने का। समय कितना लगेगा, जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, समय दूरी और चाल के बीच में संबंध आपको अगर पता हो तो दूरी बराबर या दूरी बटे चाल जब आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा समय। कहाँ से देख सकते हो आप, चाल की परिभाषा में आपने क्या कहा था, दूरी बटा समय ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। वहाँ से देख सकते हो तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल को इधर कर दोगे तो दूरी बटा समय हो जाएगा। अब जाने में कितना समय लगा होगा, जाने में समय लगा था, लिख ही लेते हैं, 1 मिनट। इसका मतलब है ए से बी तक का समय और प्लस बी से जब वापस आप लौट रहे हो तो बी से ए तक आने में कितना समय लगेगा। मान लो हम इस तरह 2 हिस्से में इसको बांट लिए। अब औसत चाल मान लो इसको हम v बार से व्यक्त कर रहे हैं। औसत चाल ऊपर क्या हो जाएगी, ऊपर तो हमारी दूरी आ गई 2x किलोमीटर, और नीचे ए से बी तक में कितना समय लगेगा। ए से बी तक में समय का मतलब दूरी बटे चाल से देखेंगे तो दूरी कितनी है x, चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x ध्यान दीजिएगा किलोमीटर में है, और यहाँ पर जो हम लोग चाल लिख रहे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो किलोमीटर में है और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। उसी तरह बी से ए तक लौटने में कितना समय लगेगा, तो बी से ए तक की दूरी कितनी है x किलोमीटर, और स्पीड हमारी क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप गौर करिए, यहाँ किलोमीटर बटे किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर किलोमीटर समझ लीजिए कट जाएंगे, यूनिट में यहाँ खाली घंटा बचेगा। अब ऊपर दूरी क्या है 2x किलोमीटर, और नीचे समय कितना है, एक तो आपका x, चाहे तो आप x कॉमन ले सकते हो
तो हो जाएगा 1/40 प्लस 1/60, और ये क्या है, घंटा में है। देखो ये x/40 होता है, ये x/60 होता है। x हमने कॉमन ले लिया तो 1/40 प्लस 1/60 घंटा। अब x और x यहाँ से आपका कट जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा। अब 60 और 40 में आप लघुत्तम ले सकते हो। मान लो आपने लिया 120, तो 4 3 12 प्लस 6 दूनी 12, इतना आएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि किलोमीटर ऊपर घंटा नीचे, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 गुणा 120 और बटे 3 धन 2 5, सरल कर लेंगे इसको। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी हमारी औसत चाल क्या आएगी, औसत चाल यानी v बार, ये हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी पूरी गति के दौरान की औसत चाल हुई। अब जरा आते हैं औसत वेग पर। औसत वेग क्या होगा, औसत वेग होगा कि कुल आप कितना विस्थापित हुए हो, यानी विस्थापन बटा समय, बल्कि आप कह लो कुल विस्थापन। अब ए से चले बी तक गए, फिर बी से चले ए पे लौटे, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ए ही है, तो कुल विस्थापन हमारा कितना है, 0 है। समय चाहे जो लगा हो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कुल विस्थापन हमारा 0 है। बाकी लिखा हमने नहीं है, आप चाहे तो इसका लिख सकते थे कि चूंकि प्रारंभिक स्थिति ए है, बाद में फिर हम वापस ए पर पहुंच गए हैं, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक समान है, इसलिए विस्थापन 0 होगा, इसलिए औसत वेग 0 होगा। तो ये एक प्रश्न था। इसी तरह एक आधा प्रश्न और देखते हैं। दूसरा एक प्रश्न देखते हैं। एक कार अपनी यात्रा को, समझ लो पिछले वाले में है, थोड़ा सा हम लोगों ने बदलाव कर लिया है। पिछली बार ये था कि 2 शहर हैं, 40 की स्पीड से गए, 60 की स्पीड से लौटे, तो बताइए कितना औसत चाल थी। अब की बार हम क्या कह रहे हैं, शुरुआत की, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। एक कार अपनी यात्रा को 2 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से तथा 1 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरा करती है, तो उसकी माध्य चाल क्या हो रही होगी। हमें क्या क्या मालूम है। पहली बात तो यह है कि शुरुआत के 2 घंटा तक वो 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली, और बाद का 1 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तब उसकी यात्रा पूरी हुई। मान लो उसकी जो भी यात्रा थी, जहाँ से भी जहाँ तक है, मान लो ए से बी तक की है, शुरुआत के 2 घंटे तक, मतलब यहाँ पर T1 हमारा कितना है, 2 घंटा है, और उसकी चाल शुरुआत में कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये पहुँची, और अगले 1 घंटे में, मतलब दूसरे हिस्से में देखें तो 1 घंटा तक चली है, और दूसरे घंटे में हमारी चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, ठीक। हम क्या कर सकते हैं, औसत चाल के लिए अगर हमको कुल दूरी मिल जाए, तो कुल दूरी बटे कुल समय तो निकाल लेंगे। समय तो 3 घंटा और 2 घंटा मालूम है, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, औसत निकालना है हमको। औसत चाल यानी माध्य चाल, माध्य कह लो, माध्य लिखा है प्रश्न में, तो माध्य चाल यानी v बार निकालना है। ये हमारा क्या होगी, कुल हम कितना दूर चले हैं, यानी कुल दूरी, और उसमें कुल कितना समय लगा है हमको यात्रा तय करने में, इससे निकाल लेंगे। कुल दूरी हमारी कितनी है, अच्छा ये मान लो समीकरण 1 हो गया। आपको सूत्र पता है कि जब दूरी बटा समय आप करते हो तो आपको चाल मिलता है, ठीक है। चाल की परिभाषा में हम लोगों ने कहा है, यहाँ क्या है, हमको चाल पता है, समय पता है, तो दूरी निकाल सकते हैं ना। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब कुल दूरी कितनी आपकी हो जाएगी, इतनी दूरी की, मतलब ए से सी तक की दूरी, अगर कह लो कि 2 घंटे बाद सी पे पहुँचे थे, तो ए सी की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, ए से सी तक की दूरी, ये हो जाएगी v1 T1, इसके चाल गुणे इसका समय, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 2 किलोमीटर। क्यों, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 2 घंटा है, तो किलोमीटर बटे घंटा और गुणे घंटा कट जाएंगे, तो ये हमारा हो गया 80 किलोमीटर ए से सी तक की दूरी। और सी बी कितना होगा, सी से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हम दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल यानी v2 है, समय T2 है, यानी v2 गुणा T2 करेंगे तो 60 गुणा 1 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक। और कुल समय कितना लगा है हमको पता है, शुरुआत में 2 घंटा चली है और उसके बाद 1 घंटा चली है, तो 2 धन 1 घंटा का मतलब है 3 घंटा कुल समय लगा है। अब कुल दूरी हम निकाल सकते हैं ना। समीकरण 1 पे आप आ जाइए। समीकरण 1 से वहाँ क्या था, माध्य चाल बराबर कुल दूरी कितना हो जाएगा, ए से सी तक प्लस सी से बी तक, और समय कितना हो जाएगा कुल, T1 प्लस T2। ए सी और सी बी के मान 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, तो 80 प्लस 60 किलोमीटर।
और समय का मान t1 और t2 को जोड़े तो 3 घंटा आया था, यानी ये हो जाएगा 8 से 14 140/3 किलोमीटर प्रति घंटा। या आप भाग देते हैं, इसको सरल करना चाहें तो देख लीजिए, 3 चौक 12, 2 20, 3 छंग 18, फिर 2 तो यही 6 आता चला जाएगा। तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा होगी औसत चाल। ध्यान दीजिए पिछले वाले प्रश्न में क्या था, 48 आया था, पर वो अलग स्थिति थी। हमको कई बार किताब में रहता है अलग अलग तरीके के सूत्र दिए रहेंगे, जैसे कई किताब में इस तरह सूत्र दिया है कि t1 समय तक v1 चाल से चलती है, t2 समय तक v2 चाल से चलती है, तो उसकी औसत चाल v1 t1 प्लस v2 t2 बटे t1 प्लस t2। बाद में यहाँ जो हम लोग निकाले थे, तो हमें लगता है ढेर सारे तरह के सूत्र याद रखने के बजाय आप मुख्य खाली एक बात याद रखो कि औसत चाल निकालने के लिए आपको कुल दूरी चाहिए, कुल समय चाहिए, दोनों को भाग दे दो। और कहीं अगर मान लो समय, दूरी और चाल में से तीनों का संबंध आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कभी दूरी के लिए आपको वेग और समय की चाल और समय की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी समय के लिए आपको दूरी बटे चाल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से केवल कुल दूरी पर फोकस करिए, कुल समय निकालने की कोशिश करिए। खंडों में अगर यात्रा है तो अलग अलग खंड के लिए अलग अलग दूरी और अलग अलग समय निकाल लीजिए, सबका जोड़ करके कुल दूरी बटे कुल समय से माध्य चाल निकाल लेंगे। एक सवाल और देखते हैं हम लोग, एक प्रश्न और देखते हैं। कोई कण t सेकंड पश्चात 3t² + 5t मीटर दूरी तय कर चुका होता है, 2 सेकंड पश्चात कण की चाल क्या रही होगी। हमको क्या पता है कि कुछ समय बीतने पर दूरी किस तरह से, अच्छा किसी खास समय पर हमको चाल पूछा जा रहा है, इसका मतलब तात्कालिक चाल निकालना है। ठीक, हमको मान लेते हैं कि माना t सेकंड बाद जो हमारी दूरी है वो यस है, तो हमें पता है कि यस का मान किससे दिया जाता है, 3t² + 5t से दिया जाता है। ठीक, मीटर में है। और हम क्या चाहते हैं, चाल का मतलब तात्कालिक चाल ना, तो एक अत्यंत छोटे अंतराल में देखेंगे। तात्कालिक चाल का मतलब है जो हमारी ds/dt थी। ध्यान दीजिए, जो हमने लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 कहा था वो अवकल गुणांक के रूप में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा d/dt, और यस का मान कितना था, 3t² + 5t। इसका आप अवकल गुणांक निकाल लीजिए, या तात्कालिक चाल को आप खाली v कह रहे हो तो v बराबर हो जाएगा इसका अवकल गुणांक। अभी हम लोगों ने कुछ क्लास पहले पढ़ा था, u + v का करेंगे तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 नियतांक है, बाहर ले लेंगे, और d/dt t² लिख ही लेते हैं एक बार, और यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, d/dt t, ये 3 यहाँ से ये v के बराबर चल रहा है, तात्कालिक चाल है। t की x की पावर n का n, x की पावर n - 1, तो t² का क्या हो जाएगा, 2 × t की पावर 2 - 1 यानी 1, और प्लस 5 d/dt t का 1 हो जाएगा, यानी हमारा v कितना हो जाएगा, 6t + 5। एक तो ये मान हुआ। अब हम क्या कह रहे हैं, ये मान है कि किसी t समय पश्चात कितना उसका वेग यानी चाल रही होगी। अब हम अगर चाहते हैं कि 2 सेकंड पश्चात, तो t बराबर 2 सेकंड बाद देखें तो चाल क्या हो जाएगी, v बराबर, इसमें आप t बराबर 2 रख दो, 6t + 5 में 2 रखने पर। और ध्यान रखना ये हमारा मीटर में दिया हुआ था, और हम जो ये अवकलन कर रहे हैं सेकंड के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जब मान रखेंगे तो लास्ट में हमारा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो मान रख दिए, t बराबर 2 के लिए 6 × 2 + 5, और जो आएगा वो मीटर प्रति सेकंड, यानी 12 + 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी v बराबर उस समय आपकी चाल 17 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। अच्छा, यहाँ आप एक चीज़ पर और गौर करिए, समय के साथ चाल बदल रही है। अलग अलग t के बाद देखेंगे तो चाल बदल रही है, यानी त्वरित गति है, एक समान गति नहीं है। अगले कुछ और समय बाद देखेंगे तो चाल कुछ और होगी। यहाँ फिलहाल हमें मतलब इससे था कि एक दूरी दी हुई थी, वो समय के फलन के रूप में दी हुई थी। हमें जब तात्कालिक चाल निकालनी थी तो दूरी का हम समय के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल लेते ds/dt, और वो हमारा उस समय तात्कालिक चाल देता। बस आज के लिए इतना ही, इसका शेष भाग हम लोग कल बाद में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।